नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है दोस्तों। बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरी की बात करेंगे। तीसरा प्रैक्टिस सेट है। सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस के अनुसार हैं, आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों, आई होप किसी कारण की वजह से पिछली क्लासेज आपने नहीं देख पाया है तो ज़रूर देखें, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। तो यहाँ पे बेल आइकन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल आपके 1000 एमसीक्यूज मॉक आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, तीसरे सेट का पहला प्रश्न आपके सीडीपी के कि मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वह कैसे कहे जाते हैं। जो मंद अधिगमकर्ता होते हैं उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वह सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, तो उसे क्या कहेंगे। पिछड़े कहेंगे, विशेष कहेंगे, बाल अपराधी कहेंगे, या मानसिक रूप से कमज़ोर कहेंगे। जो बालक मंद अधिगमकर्ता होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो उसे पिछड़े बालक कहते हैं। बैकवर्ड आपका स्टूडेंट कहलाता है। कैसा स्टूडेंट? बैकवर्ड आपका जो है बैकवर्ड स्टूडेंट कहलाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक करें आप लोगों कितने स्कोर कर रहा है। लास्ट में ज़रूर फीडबैक करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, शिक्षा को सपोर्ट करें, शिक्षा को लाइक कर लेंगे। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कोई बच्चा दृष्टि दोष से युक्त है तो उन बच्चों में जो आकृतियों का ज्ञान आप लोग कैसे देना चाहिए। भौतिक व्याख्यान द्वारा देना चाहिए, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा देना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण द्वारा देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे बच्चे जो दृष्टि दोष से युक्त होते हैं उनको अगर आकृतियों का ज्ञान देना है तो क्या कहलाएगा। त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श द्वारा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेंगे क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। ऐसे बच्चे जो कम गति से सीखने वाले बच्चों की होती है उनकी मुख्य विशेषता पूछा गया है। सीखते तो गति, सीखने की गति बहुत कम होती है, लेकिन उनकी भी कोई ना कोई विशेषता होती होगी। तो वह विशेषता कौन सी है। उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। तो अक्षमता तो किसी की विशेषता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है, उसमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट ऑप्शन पहला ही होगा कि उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, यह कम गति करने वाले सीखने या जो कम गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषता होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे थे सर आप बोलते हैं पहला ऑप्शन नहीं होगा, फिर बाद में बोल देते हैं पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यही तो समझना हमें कि क्या है क्या सही नहीं है, यही समझना। जिसने ये चीज़ समझ लिया सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न अगला देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, या मंदबुद्धि। तो यहाँ पे ऐसी क्षमता की बात की गई है जो जन्मजात होती हो। तो जन्मजात आपकी अक्षमता कौन सी होती है मेरे प्यारे मित्रों। जन्मजात आपका मूक बधिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूक बधिर, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। यानी सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। जो पहला आपका क्या है, जो 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं उनमें से पहला कौशल आपका श्रवण कौशल होता है। तो श्रवण कौशल सुनने के अंतर्गत आता है, और सुनने की क्षमता जांच करना है तो सभी लोग जानते हैं ध्वनि किससे नापी जाती भैया, डेसिबल से नापी जाती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, एक बार वीडियो को यानी शिक्षा के चैनल को, शिक्षा की क्लासेज को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा की बात की गई है मित्रों। शिक्षक बंधुओं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है। दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर, मंदबुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी संभावित प्रश्न एग्जाम के जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न हैं।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मूक बधिर हो जाएगा। मूक बधिर जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है और पेश करने पर यह पता चला कि यहाँ पर यह हमें बताना है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह होगा कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः या अच्छा निष्पादन या परफॉर्मेंस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों के सामने, और प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 68 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे में सभी लोग बोलते हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भैया सिलेबस के प्रश्न हैं, इसी प्रश्न आना वर्ग 2 का आपके पेपर उठा के देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, वहां पर आपके सिलेक्शन नहीं हो पाए, लेकिन इस बार आपको नहीं चूकना, यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ क्या होता है? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर आपके ग्रेड में प्रवेश कर देना, या आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन कर देना, या आपका हो जाएगा शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में आपका संवर्धन करना हो जाएगा, या सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले जो उच्च स्तर होता है ग्रेड में क्या करना? पदोन्नति करना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह पूछा जा रहा है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी गतिविधि जो होती है एक्टिविटीज सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, इनकी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा? अभी हाल में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों के एक बार से हल करना, या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो एक्टिविटीज आपकी जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी गतिविधि जो है वह होगी कि जो दी गई संकल्पना है उसके आधार पर मौलिक एक नाटक लिखना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं तो क्या दिया गया दोस्तों? शारीरिक गतिविधि गतिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि जो है रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? तो जो आपके शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी जो अंतिम अवस्था होगी वह कौन सी होगी? तो शारीरिक गतिक से मतलब क्या होता है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचन, राजनेता। तो ना ही आपका राजनेता होगा, ना ही वाचन होगा, ना ही पोएट होगा, कवि होगा। तो क्या हो जाएगा? एक आपका शल्य चिकित्सक हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि यानी शल्य चिकित्सक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न प्यारा सा दोस्तों है और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। और प्रश्न यह कह रहा है कि इनमें से यह बताइए दोस्तों आप लोग कि कौन सा भूलने का सिद्धांत जो है। ठीक है, भूलने का सिद्धांत बताना है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीप अवरोध, या आपका प्रतिबंधित अवरोध, या प्रतिच्छायित अवरोध होगा। तो भूलने का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तो भूलने का सिद्धांत मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध। जो भी प्रतिस्पर्धा होती है उनमें अवरोध आना यानी कि भूलने का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अब आप लोगों को यह बताना है दोस्तों कि मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय। अब इनमें से एक बताना है कि किसके सिवा जो है मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं। यानी मानसिक विकार के लक्षणों को 3 ऑप्शन दिए होंगे दर्शाते हैं और एक ऑप्शन दिया होगा नहीं दर्शाते हैं। वही आपको बताना है किसके सिवाय मतलब जो ना हो।
तो भग्नाशा या निराशा के द्वारा, तनाव के द्वारा, संबंध के द्वारा, चिंता के द्वारा। तो मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं किसके सिवाय दोस्तों, संबंध के सिवाय जो है आप मानसिक विकार के लक्षण को दर्शाते हैं। भग्नाशा या निराशा को दर्शाते हैं, तनाव को दर्शाते हैं, चिंता को दर्शाते हैं, लेकिन आप संबंध को नहीं दर्शाते। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसने कहा है। दोस्तों कोई भी मानसिक स्वास्थ्य हो, ठीक है, उसके नियम को खोजना और फिर उन्हें बनाए रखना वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, तो यह अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है, सफ़र का है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि बनाए रखना तो सफ़र करते रहना, हेड फील्ड हो गया, या ड्राइवर हो गए, या लाडले होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी गाड़ी अच्छे से चलाना है तो आपको ड्राइवर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी मानसिक स्वास्थ्य के नियम खोजना और उन्हें बनाए रखना है तो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन आपके ड्राइवर ने कहा था। आपके तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आप लोगों को यह बताना दोस्तों इनमें से, ठीक है, 76 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या कह रहा है देख लेते हैं कि इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये तो है दोस्तों। पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो मुझे तो नहीं लगता कि एनसीएफ में आपका दिया कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ठीक है। आपके एनसीएफ में लिखा है कि जो ज्ञान को स्कूल ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से बच्चों में जोड़ना चाहिए, पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए बच्चों के लिए अवसर भी उपलब्ध कराएं। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह जो मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज के भाषा के लिए निहित क्या है। एक भाषा निहित है, द्विभाषा, विभाषा या बहुभाषा है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। कौन सी भाषा के लिए निहित है, तो एक भाषा के लिए निहित किया गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है और इसके लिए आपको तैयारी जारी रखना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना होगा, सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन पाते ही क्लासेज ज्वाइन करना होगा। तो एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना यह आपका सम्मिलित है, पुस्तकों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना यह भी सम्मिलित है, रटने को महत्व प्रदान ना करना तो ये सम्मिलित है। अगर यहाँ दिया जाता कि रटने के महत्व को प्रदान करना तो ये नहीं होगा, यहाँ पे यह दिया गया कि रटने को महत्व को प्रदान ना करना, बिल्कुल सही बात है। और अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना तो क्या हो जाएगा, तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है दोस्तों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के बारे में दिया गया है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम की सहायता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसको शिक्षा, ठीक है, या उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 5वीं कक्षा जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है दोस्तों उसके साथ जो है कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से उस पर सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बालकों को क्या करेंगे। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि न्यून है, बहुत ही वीकनेस है, कमजोर दृष्टि है उनकी, ऐसे बालकों को क्या करेंगे। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित होगा।
उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी यानी कि श्रव्य सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है, जय हिंद है। और इस प्रश्न का जवाब उत्तर यह है कि कक्षा 5 में जो न्यून दृष्टि वाले बालक होते हैं उनके लिए कक्षा में समान रूप से बर्ताव करें और एवं उसे ऑडियो जो सीडी होती है श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता प्रदान करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों या पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण रूप से संबंधित है। आपने आशीर्वाद में दिया होगा कल्याण हो, जो भी आपके बुजुर्ग होंगे, आपसे बड़े होंगे, जब आप उनसे आशीर्वाद लेते हो कहते हैं कल्याण हो। कल्याण हो मतलब क्या होगा? इसी है कि जो आपका अनुच्छेद 41 से 46 दिया गया है हमारे संविधान में, उसके लिए जो कल्याण से संबंधित क्या होगा, वह यह है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर अनुच्छेद पर कल्याण से संबंधित है, यानी कि उनसे संबंधित दिया गया है ताकि उनको कुछ न कुछ फायदा हो सके, जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या यानी कि करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। आपने एनसीईएफ देखा होगा, एनसीईएफ में जो आपका करिकुलम है यानी पाठचर्या जो होती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शब्दावली की ओर क्या संकेत करती है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो जो बच्चे वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं जाने दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको क्लासेज अंत तक देखना है, आपका जो सपना है उसे पूरा करना है, तो क्लासेज अंत तक देखिए। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं पता कैसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आपको नहीं पता कैसे प्रश्न आ सकता है, तो आपको ऑलराउंडर बनना है, हर एक प्रश्न अच्छे तरीके से बारीकी को समझना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या है आपके करिकुलम शब्दावली की किस ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है कि विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया? समावेशी शिक्षा की बात करेंगे दोस्तों। समावेशी शिक्षा पर क्या दिया गया? हाशिए पर महत्वहीन जो स्थिति होती है, स्थित वर्गों से शिक्षिका को सम्मिलित कर से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, या तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में दिया गया है दोस्तों, तो क्या होगा? समावेशी शिक्षा के बारे में दिया गया है जो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। किसका? विविधता का उत्सव मनाती है, फेस्टिवल मनाती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आपने सोचा होगा ऐसे भी प्रश्न आएंगे? जी हाँ, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा से आसान प्रश्न तो सब कोई कर लेता है, जो कठिन करके आता है, जो संघर्ष करता है दोस्तों, वही जीवन में सफल होता है। आप लोग सफलता की राह पर चल रहे हैं। तो एक समावेशी विद्यालय कैसा होगा? शिक्षार्थियों की मेरी योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं पर निर्धारित करता है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध करता है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। तो अंतर करना भैया गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। यह आपका समावेशी शिक्षा का जो विद्यालय होता है वह विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, समावेशी विद्यालय के बारे में जो सही ऑप्शन है वह सेकंड होगा, दूसरा होगा कि विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सभी की बात कर रहे हैं, सभी अधिगम परिणामों को सुधारने की प्रतिबद्ध होता है आपका एक समावेशी विद्यालय। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनको अधिगम मेरी योग नहीं कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समान विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को अवशोषित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थी के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को क्या होता है, ये बहुत बार प्रश्न आया है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है
जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट जो 2009 है, एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। तो आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, तो आप लोग ये बताइए, जो RTE एक्ट 2009 है उसमें अध्यापक अध्यापिका को किस दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, या ये सभी। तो मेरे को लगता है डी ऑप्शन सही होगा, सभी होंगे। ठीक है, RTE एक्ट 2009 में एक अध्यापक को ये सारे दायित्व करना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में इनमें से किस सूचीबद्ध किया गया है, किसे जो है सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा यानी कि पीस की बात कर रहे हैं, पीस एजुकेशन को अलग विषय से पढ़ाया जाए। तो आपने पता होगा मोरल मोटिवेशन भी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, तो ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों, मोरल मोटिवेशन, जहाँ पर येलो कलर का आपको बल्ब मिलेगा और उसमें लिखा होगा मोरल मोटिवेशन। ठीक है, तो मोरल मोटिवेशन ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे नैतिक आप हमें क्या मिलता है, नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन हो गया, नैतिक मोटिवेशन भी मिलता है, मोरल मोटिवेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में इनमें से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो वह यह है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और NCF से प्रश्न है, RTE एक्ट से प्रश्न है। ठीक है, मनोविज्ञान के प्रश्न है, सभी का कंबाइंड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, ये आप लोगों का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, यहाँ पर केवल क्लासेज आपके लिए होती है। तो NCF 2005 की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 में बातचीत की गई है, किस पर बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी और दिया जाए जिससे ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जाती हो, शिक्षा केंद्र से विशेष केंद्र होने पर, या विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका NCF 2005 है, किस पर बातचीत की गई है, यहाँ पर बातचीत की गई थी कि ज्ञान स्थायी की तरफ दिया जाए। ठीक है, ज्ञान स्थायी और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है। अगर ज्ञान स्थायी दिया जाएगा तो बच्चों में ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी की जाती है। तो पहले ऑप्शन पर बातचीत की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, प्यारा सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों, ठीक है, क्या दिया गया, परीक्षा सुधारों, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ठीक है, या आपका उपरोक्त सभी। तो NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है, वह सुधार है खुली पुस्तक परीक्षा भी सुधार है, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन का भी सुधार है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन का भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का तीसरे प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। जो समावेशी शिक्षा होती है वह किस विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या आपकी जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करते हो, या उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य से विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करना। तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं 4 ही होगा कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, इन सभी को नहीं ध्यान है कि उसकी क्या शारीरिक क्षमता है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है,
उसकी सामाजिकता क्या है, उसकी भाषा की क्षमता क्या है, उसकी विभिन्न जो योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं की स्थिति को ध्यान रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। वह आपकी समावेशी शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, ये 30 प्रश्न, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, नीचे फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक, आपको एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत सारी एनर्जी देता है, वो शिक्षा को एनर्जी देता है, शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। जो मेरे भाई बहन शिक्षा बंधु हैं, शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, शिक्षा की पूजा करते हो, तो सभी लोग सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट